हमारी हुकूमत या इनकी हुकूमत को 2022 में हटाया गया तो कहते थे कि उस टाइम के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने गिराई, मगर फिर उन्हीं कमर बाजवा साहब के कहने पर बाद में उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी तहलील की। ये बजट का सेशन है, बजट के ऊपर बातचीत भी हो रही है, मगर मैं एक दो बातें बजट पे कुछ पॉइंट्स रेज करने से पहले ज़रूर करना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पे एक तरीक़ेकार ऑपोजिशन का देखते हैं और बातें देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको इग्नोर करें, मौजूदा जो मसाइल हैं उस पर डिस्कशन करें, मगर कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि उन चीज़ों को एड्रेस किए बगैर आगे जाना मुश्किल हो जाता है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास एक इस्तेहकाक है कि वो जब भी खड़े होते हैं उनको माइक दिया जाता है और ये प्रिविलेज जो है ये आप उनको देते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब जब चेयर पे होते हैं वो उनको देते हैं, मगर मैं बदकिस्मती के साथ ये कहना चाहूँगा, अफसोस के साथ, कि ये प्रिविलेज अब्यूज़ हुआ है और अक्सर जो मौजू कोई कौमी इशू की नौयत का होता है उस पर डिस्कशन होने के बजाय वो अपनी आके यहाँ पे पॉलिटिकल रेटरिक शुरू कर देते हैं। मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहूँगा उनके हवाले से। रिसेंटली उनने आके बात की कि सीपैक के हवाले से जो पार्टीज़ के साथ एक कंसल्टेशन हुई उसमें उन्होंने बात की कि किस तरह सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए गए। तो मैं ये ज़रूर उनको याद दहानी कराना चाहूँगा कि सीपैक उन्हीं की जमात ने 2018 और 22 के दरमियान आके मफलूज किया और 2013 से 18 के दरमियान जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दौरा होना था पाकिस्तान का तो इन्होंने ही बाहर धरने दिए और वो दौरा कैंसिल कराया। उसके बावजूद उस वक्त की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में सीपैक का पहला फेज़ भी चलाया, उसके तहत मंसूबे भी लगे, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा भी हुआ। मगर उस टाइम पे, और मैं ये लफ्ज़ अफसोस के साथ कहना चाहूँगा मगर ये कहना ज़रूरी है कि उस टाइम पे पार्लियामेंट को बाकायदा पार्लियामेंट पे लानत भेजी गई थी इसी साइड से जो अपोजिशन की साइड है। इसी तरह उनने बात की कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये काम नहीं है कि वो इमरान खान साहब की किताबें गिने कि वो कौन सी पढ़ रहे हैं। बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब ने ही टीवी के ऊपर बैठ के कहा था कि यही उनका काम है कि वो मेरी कॉलें टैप करें। हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। हम तो इस मौक़िफ़ की तायद नहीं करते, मगर ये बातें ये याद करानी ज़रूरी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्मर स्पीकर हैं, फॉर्मर स्पीकर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, आइन याद कराते हैं, जमहूरियत याद कराते हैं। तो मैं इनको याद कराना चाहूँगा कि जब ये स्पीकर थे तो उन्हीं की जमात ने इल्लीगली साइफर पर खेलकर, जो इमरान खान साहब की ऑडियो सबके सामने जिसमें उन्होंने कहा था कि हम साइफर पर खेलेंगे, साइफर पर खेलकर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को इल्लीगली क्वॉश किया। उसके बाद इल्लीगली नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया। ये आइन शिकनी भी इन्होंने ही की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस डिसीजन के साथ रिवर्स किया था। तो देखिए, आज जिस आप मॉरल हाई हॉर्स पे मुस्तकिल बैठे होते हैं, गुजारिश है इससे उतर जाएं, क्योंकि 2018 में इलेक्शन तो क्या, टिकट भी आपने अपने खुद नहीं बांटे थे। 2018 में आप आरटीएस डाउन होकर यहां पर आए थे और उस टाइम पर आप मुसल्लत होने के बाद जब आपसे हुकूमत नहीं चल रही थी तो आपके मुंह में नवाले डाले गए थे और जब वो नवाले भी चबाने के आप काबिल नहीं थे तो आपका जबड़ा भी आपके लिए हिलाया गया था। तो इसलिए आके यहाँ पर आइन और कानून के ऊपर लेक्चर ना ही दे तो बेहतर है। आप किसी पोजीशन पे नहीं है कि आप आइन और कानून पर आके इस ऐवान में आके हमें दर्ज दें, ये जो रोज़ाना की इनने रट लगाई हुई है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि मुसल्लत शुदा ही सही, जब इमरान खान साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे मुसल्लत शुदा, तो बालाकोट हमले जैसे इंसिडेंट पर भी जब यहाँ पे एक ब्रीफिंग हुई तो उनकी ईगो ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो अपोजिशन के साथ बैठ सकें। नवाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान के लिए सारी जमातों को इकट्ठे किया था, उसमें पीटीआई भी शामिल थी, जिसके बाद ज़रबयाज और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन हुए थे। ये ज़र्फ इन्होंने कभी नहीं दिखाया। इसी तरह ये बात करते हैं कि हमें
हमारी हुकूमत या इनकी हुकूमत को 2022 में हटाया गया तो कहते थे कि उस टाइम के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने गिराई, मगर फिर उन्हीं कमर बाजवा साहब के कहने पर बाद में उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी तहलील की। ये बात हकीकत है जो वो खुद टीवी पे कह चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सारा खेल तमाशा आप देखते हैं ये फिर से सिर्फ एक बैसाखियों की तलाश है। ये वही बैसाखियाँ हैं जो उनको 2018 से पहले मिली थी, जिसके तहत इनने धरने किए, जिसके तहत इनकी कुर्सियाँ लगीं, जिसके तहत इनके टीवी कवरेज हुए। 2018 से 22 जिन बैसाखियों के ऊपर इनने हुकूमत की और 22 के बाद भी ये उन्हीं बैसाखियों की तलाश में आज तक हैं। ये बैसाखियों की तलाश के अलावा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आके ये फ्रीडम ऑफ जुडिशरी पे आके लेक्चर देते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं इनको याद कराना चाहूँगा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था वो भी तारीख का हिस्सा है। जिस तरीके से काजी फ़ायज़ ईसा साहब को टारगेट किया गया था और उनकी फैमिली को हरास किया गया था, ये भी पीटीआई ने खुद किया था। आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के केस का ये खुद हवाला देते हैं। तो इनसे पूछें कि जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने उस टाइम पे गवाही दी थी तो उस टाइम पे इनका क्या रिएक्शन था। तो गुजारिश ये है, हमारी जमात फ्रीडम ऑफ जुडिशरी पे बिलीव करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करती है, और हम आज भी आपने देखा है कि जब ये मामलात कोर्ट में हैं तो हमारी हुकूमत अटॉर्नी जनरल की सूरत में वहाँ पे मुस्तकिल मुआवनत फराहम कर रही है और उसमें जो किरदार अदा कर सकती है वो अदा कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं अब मईशत की तरफ आते हुए और फिर से इन्हीं के कमेंट्स को बजट के मुतल्लिक लेते हुए अगेन याद दहानी कराना चाहूँगा कि जब 2018 में पीटीआई हुकूमत में आई तो इनका आगाज़ हुआ मुआशी प्लान का इस बात से कि मैं IMF नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF नहीं जाऊँगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। ना वो हुकूमत के आगाज़ पर IMF गए, 9 महीने ज़ाया किए। जब आपके मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए तो उसके बाद असद उमर साहब को उन्होंने वाशिंगटन भेजा और एक IMF के साथ मुआहदा तय करके आए। वो फ्रंट लोडेड प्रोग्राम था जिस पर आवाम के ऊपर बोझ पहले साल में सबसे ज़्यादा डल रहा था। जब इस चीज़ के ऊपर उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने आवाज़ उठाई तो उनको OSD कर दिया गया। वो एक काबिल ऑफिसर थे जो उसके बाद 2.5 साल रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट लेके घर चले गए थे। उसके बाद असद उमर साहब ने जब ये प्रोग्राम तय किया तो उनको उसके फ़ौरन बाद फारिग कर दिया। फिर हफीज़ शेख साहब आए, इम्पोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। हफीज़ शेख साहब के बाद हमाद अजहर साहब का 2-2.5 हफ्ते का स्टिंट गुजरा। फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए। ये अपना किया हुआ IMF प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके और जब इनको हुकूमत जाती हुई नजर आई तो इनने जानबूझ के अपना IMF प्रोग्राम सबोटाज किया। इनने जानबूझ के अपना IMF प्रोग्राम तोड़ा कि क्योंकि हम कुर्सी पे नहीं रहेंगे तो मुल्क बेशक डिफॉल्ट कर जाए। इनने जानबूझ के IMF को एतमाद लिए बगैर अपने किए हुए वादे तोड़े, जिसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ धकेला गया। और जनाब स्पीकर, जब इनकी हुकूमत गई और हमारी हुकूमत आई तो हमने आते ही वो IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया। हालांकि ये इनका प्रोग्राम था, मगर क्योंकि वो मुल्क की ज़रूरत थी, उस वक्त की कोalition गवर्नमेंट ने ये कॉन्शियस फैसला किया कि हम इस प्रोग्राम को रिवाइव करेंगे क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। मगर जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जब ये रिवाइवल की एफर्ट हुई तो इनने चिट्ठियाँ लिखी IMF को कि किसी तरह ये प्रोग्राम सबोटाज हो जाए, ये रिवाइव ना हो और मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। और इनने आके कहा, प्रोविंशियल राइट्स की आड़ में आके इनने बातें की। तैमूर झगड़ा साहब ने, शौकत तरीन साहब ने बातें की। फिर इन दोनों की ऑडियो लीक निकल आई जिसमें हकीकत आपके सामने आ गई कि बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरह IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो जाए।